Hi, a healthy body and a calm mind. That's the beginning of self respect. Today is 30th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम लोकेटेड है राजस्थान में। सिक्किम में है कंचनजोंगा नेशनल पार्क विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फेमस क्लासिकल डांस सतरिया का ओरिजिन है असम स्टेट में। एलिफेंटा केव्स सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। कठपुतली डांस एक पपेट्री आर्ट है नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। कामराजार पोर्ट लिमिटेड फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया है जो एक पब्लिक कंपनी है। दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु चेन्नई। आज के सवाल है वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लोकेटेड। हाल ही में इसका अनाउंसमेंट हुआ है। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी विच इज द फर्स्ट ग्रीन सेज। सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड दिस इज ग्रीन सेज। ये कहाँ पर है? आजाद की शौर्य गाथा एग्जीबिशन है विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ये बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया। ये कंपनीज एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर है? विच इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कुछ दिनों से हम न्यूज देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व राइज हो रहा है। इसका मेजर कॉम्पोनेंट क्या है? What is the FDI limit permitted under the automatic route for renewable energy projects? Renewable energy में FDI limit क्या है? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है conflagration। जैसे असम और मिजोरम फोर्सेस में conflagration हुआ था। That is a kind of conflict और war। conflagration का मतलब एक extensive fire भी होता है। skirmish एक एपिसोड है, irregular है, unpremeditated है, फाइटिंग हुई है वहां पे। स्कर्मिश जैसे बॉर्डर में इंडिया एंड चाइना स्कर्मिश। फार्शियल है मतलब वो लाफेबल है, लुडिक्रस है, रिडिकुलस है। कंडोन दैट इज रिगार्ड और ट्रीट समथिंग बैड और ब्लेम वर्दी एज एक्सेप्टेबल। जो चीज खराब है उसको नॉर्मलाइज करना। सबवर्ट का मतलब होता है अंडरमाइन करना पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड सिस्टम। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं 27% फॉर ओबीसीज, 10% फॉर ईडब्ल्यूएस इन नेशनल कोटा मेडिकल सीट्स। ये नए ऑब्जर्वेशंस हैं। विल हैव अ टॉक ऑन दिस। Then this is Chola idols among 14 artwork to be returned by Australia. ये shared values है editorial India and USA. Then this is about vaccinating the young. Vaccination policy में right way forward क्या है? The wings of Pegasus, the epoch of cyber weapons. Pegasus is just one type of this cyber weapon. इसके और भी बहुत सारे varieties होते हैं और कुछ ये बड़े साइबर अटैक्स हुए थे, इनके बारे में भी हम जानेंगे। द लॉन्ग रोड टू विनिंग द बैटल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। आज 30 जुलाई है, मतलब वर्ल्ड डे है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देन दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। कन्वर्जेंस इन यूएस इंडिया पोजिशन ऑन अफगानिस्तान। इंजीनियरिंग अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा। हाई फिस्कल बोरोविंग है, अपटर्न वी शेप्ड है, फेस्टिवल एंड वेडिंग्स एंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। दिस इज बैंकिंग ऑन ट्रस्ट। 5 लाख रुपए का अभी कवर है अगर बैंक फेल होता है तो। देन ये इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के। हिंदी में हम समझते हैं कांजीवरम साड़ी और दिस इज फैब्रिक मैप, साड़ी मैप ऑफ इंडिया। दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस इन सर्टेन क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. So see, ये जुलाई 30 फ्राइडे। कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ऐसे एक विजुअल्स आ रहे थे कि यहाँ पे एक जज ऐसे ट्रेवल कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक में थे एंड ऑटो आता है और दिस इज सपोजिटली अ मर्डर इंक्लूडिंग ऑटो ड्राइवर। तो ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। अभी इसके इनिशियल न्यूज़ आए हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे संज्ञान लिया है और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस पास किए हैं कि जो जजेस होते हैं या फिर जो सिविल सर्वेंट्स भी हैं या फिर एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उनकी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे यहाँ पे इंतजामात होने चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी
दिस इज अ वेरी सीवियर क्राइम. इस बात पे अभी और न्यूज़ डेवलप होगा. विल हैव अ रिविजिट. This is 27% of OBCs, 10% for EWS in national quota medical seats. See, एक वर्ड होता है AIQ. AIQ जो था ऑल इंडिया कोटा इंट्रोड्यूस हुआ था 1986 में. 1986 में. तो ये काइंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा है. तो आप किस राज्य के डोमिसाइल हो डजेंट मैटर. डोमिसाइल फ्री मेरिट बनेगा बेस्ड अपॉर्चुनिटी मेडिकल एस्पायरेंट्स के किसी एक स्टेट के. आप किसी दूसरे राज्य में जाकर भी पढ़ सकते हैं. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑल इंडिया कोटा. जो स्टेट का डोमिसाइल है वो इसमें मैटर नहीं करेगा. ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य का स्टूडेंट किसी दूसरे राज्य के मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर सकता है. दिस इज ऑल इंडिया कोटा. इसके अंदर 15% और 50% जो अंडर ग्रेजुएट और पीजी की सीट्स थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में वो अलोकेट हुई थी. ओके. 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन 15% ऑल इंडिया कोटा में फॉर एससीज एंड 7.5% किया एसटीज में. तो 86 में आया ऑल इंडिया कोटा. ऑल इंडिया कोटा में 15% यूजी की और 50% पीजी की सीट्स रिजर्व हुई. 2007 में 15 और 7.5% रिजर्वेशन आया. अब जुलाई 19 को मद्रास कोर्ट ने कहा था सेंटर कैन नॉट डिले इनडेफिनेटली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज. तो एससीज एसटीज और अब ओबीसी के लिए भी यहाँ पे सर्टेन कोटा रिजर्व रहेगा. दिस इज द न्यूज. अब सी, ये जो बात है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अभी अनाउंस किया कि 27% रिजर्वेशन होगा फॉर द ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लासेस और साथ ही साथ 10% रिजर्वेशन होगा फॉर दिस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS. तो 27%, 10% और इसके पहले 15 और 7.5% जो सीट्स थी वो रिजर्व थी. यूजी एंड पीजी के लिए अभी इतना ऑल इंडिया कोटा में अब रिजर्वेशन रहेगा. द पॉइंट इज इससे क्या होगा, जो वीकर सेक्शन है उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. अब यहाँ बात आती है जो हमने पहले भी देखा था, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्विटी और जस्टिस. सी, इनइक्वालिटी क्या है कि जैसे ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा रॉन्ग है, डिफेक्ट है उसमें. तो एक सेक्शन को फ्रूट्स मिल रहे हैं, दूसरे सेक्शन को फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं. हमें ज़रूरी है कि हम यहाँ पे इक्वालिटी की तरफ बढ़ें. अगर हम सिंपल इक्वालिटी कर देंगे कि सभी लोगों को बराबर अधिकार मिल गए, बट बिकॉज सोसाइटी का स्ट्रक्चर तो डिफेक्टिव है, तो सभी को इक्वालिटी देने से भी हम यहाँ पे सबको बराबर बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. तो इक्वालिटी इज नॉट सफिशिएंट. दैट इज वाई वी गो फॉर इक्विटी. इक्विटी मतलब जो सेक्शन वीकर है उसको हम एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट वो भी फ्रूट्स ले सके इस बेनिफिट के, जो बेनिफिट्स हैं उसके फ्रूट्स ले सके. सो दिस इज कॉल्ड इक्विटी. इक्विटी का मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट मिलेगा. तो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का इंक्लूडिंग एससीज, एसटीज, ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस, ये वीकर सेक्शन है. तो दैट इज वाई इनको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. बट द पॉइंट इज दिस विल नॉट लीड टू जस्टिस. जस्टिस इससे नहीं आएगा. बिकॉज इफ वी आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट, समथिंग एक्स्ट्रा, तो उससे जो सिस्टम का डिफेक्ट है वो तो सॉल्व नहीं हुआ. द पॉइंट इज वी शुड फोकस ऑन करेक्टिंग दिस सिस्टम. जैसे ये ट्री है, ये डिफेक्टिव था, इसको हम करेक्ट करें सो दैट उसके बाद फिर ट्रू सेंस में इक्वालिटी इन सोसाइटी आ पाएगी. तो हमारा एंड गोल कभी भी इक्विटी नहीं होना चाहिए. एंड गोल हमेशा हमारे होना चाहिए जस्टिस. जस्टिस शुड बी दी एंड गोल. सो दैट इज़ वाई अगर हम जैसे रिजर्वेशन की भी बात करते हैं तो बाबा साहब ने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा था कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसका एक सनसेट क्लॉज होगा. रिजर्वेशन जो पॉलिसी है ये टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, ताकि हम आज 75 ईयर्स भी हो रहे हैं, जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स थे उसको 75 साल बाद भी हम क्यों नहीं करेक्ट कर पाए. इस बात पे सवाल उठने चाहिए. जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस हम इसको करेक्ट आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए. सो देयर हैज़ टू बी जस्टिस. जस्टिस, वरना इक्विटी से जस्टिस नहीं मिल पाता है. सो वी शुड, द एंड गोल शुड बी दिस जस्टिस. ओके. सो फॉर टाइम बीइंग दिस इज 27% फॉर ओबीसीज एंड 10% फॉर ईडब्ल्यूएस नेशनल कोटा मेडिकल सीट्स में. अब जो नेक्स्ट है दैट इज चोला आइडल्स अमंग 14 आर्ट वर्क्स टू बी रिटर्न बाय ऑस्ट्रेलिया. अब सी, ये भी एक प्रॉब्लम है इंडिया में. ये जो एंशियंट आइडल्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं,
आर्टिफैक्ट्स हैं इसकी होती है स्मगलिंग। तो इंटरनेशनल मार्केट में इनका बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिलता है। तो स्मगलर्स क्या करते हैं, इंडिया से इनको चुराते हैं और विदेश में जाके बेच देते हैं। कई बार ये जो इलीगल आर्टिफैक्ट्स जो बेचे गए थे ये एंड अप इन पोजेशन ऑफ सम आर्ट गैलरी। जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल गैलरी है वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स थे वो चोरी के थे। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो इन जो स्कल्पचर्स वहाँ पे पहुंचे थे उनको रिटर्न करेगा। तो दिस इज वन सच स्कल्पचर, आर्ट ऑफ द पास्ट। चोला आइडल्स हैं, 14 आर्ट वर्क हैं, ये रिटर्न करेगा ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही जो यूके का म्यूजियम है ना वहाँ पे भी बहुत सारे आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स इस टाइप के रखे हुए हैं। और जैसे कोहिनूर भी है तो कोहिनूर को भी रिटर्न करना चाहिए यूनाइटेड किंगडम को। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट हैवी रेन्स इन दिल्ली, एग्जॉर्बिटेंट फी है और इस बात पे डीओई टू टेक ओवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली क्या हुआ, स्कूल्स बंद भी थे बट स्कूल्स ने फी तो माफ़ किया नहीं, और फीस भी आजकल ऐसा हो गया है कि नर्सरी प्राइमरी में भी काफ़ी ज़्यादा फीस हो गई है। तो इस बात पे भी गवर्नमेंट का मेजर होना चाहिए। Then this is next page. This is about page number 6. This is editorial. फर्स्ट एडिटोरियल है शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज कॉमन चीज़ें क्या है, फ्रेंडशिप होती है, रिलेशंस होते हैं, तो कुछ उसमें कॉमन चीज़ें होती है, कॉमन बिलीफ सिस्टम होता है, कॉमन वैल्यू सिस्टम होता है। तो वही है यहाँ पे इंडिया और यूएसए के बायलैटरल टाइज में कि कॉमन क्या है। बट जो डिफरेंसेस हैं उनको भी आयरन आउट करना ज़रूरी है, डिफरेंसेस पे भी अटेंशन देना ज़रूरी है। जैसे कल हमने पढ़ा था ना, डेमोक्रेसी, वन इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज इंडिया, अदर इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सी, इससे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो थे रिपब्लिक रिपब्लिक पार्टी है यूएसए की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आए बाइडन, बाइडन है डेमोक्रेटिक के। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जब ट्रांजिशन हुआ तो पहले ये बात आ रहा था कि पहले जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसी क्लोजनेस थी वो कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, तो कंटिन्यू होगी। बिकॉज किसी भी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते नहीं है गवर्नमेंट्स चेंज होने पे। जैसे इंडिया में भी आप देखो, मोर और लेस पिछले 75 साल में हमारी फॉरेन पॉलिसी ना एक ही डायरेक्शन में होती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है कि कौन सी पार्टी पावर पे है। तो यूएसए में पहले जैसे क्वाड और इससे रिलेटेड बात हुआ, बेका साइन हुआ, लेमोआ साइन हुआ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी यूएस का जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रोएक्टिवली इंडिया के साथ एंगेजमेंट करना चाहता है। 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स का डायलॉग होता है, क्वाड का समिट होता है लीडर्स का, बायलेटरल मीटिंग भी होगा अभी प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट का। ये सब प्लान्ड है इसी साल में। ये जो 2021 है ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ईयर है। इम्पॉर्टेंट ईयर इसलिए है बिकॉज एक तो अफगानिस्तान से यूएसए का पुल आउट हो रहा है, सेकंड चाइना ने अब डायरेक्टली चैलेंज करना चालू कर दिया है यूएसए को, प्लस इंडिया भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज में है, डिफ़िकल्ट नेबर्स हैं हमारे, और कोविड-19 से रिकवरी का हम प्लान कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई 2021 इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ईयर, और इसमें ये सारी मीटिंग्स होगी यूएसए और इधर इंडिया। और इंडिया एंड यूएसए की पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट। तो अभी एंटोनी ब्लिंकन आए थे, डिस्कशन हुआ बहुत सारे मैटर्स में, क्वाड के कोऑपरेशन की बात किया, इंडो पैसिफिक। अब सी, जो क्वाड टर्म है ना इसमें मिलिट्री एंगल आता है, और जब भी इंडो पैसिफिक की बात करते हैं ना तो इसमें इकोनॉमिक एंगल डोमिनेट करता है। तो क्वाड कोऑपरेशन है, इंडो पैसिफिक, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम है, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट्स पे भी डिस्कशन हुए। ज़्यादा कन्वर्जेंस है इंडिया और यूएसए में और लेस डाइवर्जेंस है। अफगानिस्तान ट्रबल है, अफगानिस्तान में जो भी ट्रबल होगा, वायलेंस होगा, रिफ्यूजी क्राइसिस होगा, और इससे क्या होगा, टेररिज्म भी प्रोबेबली राइज होगा, और इससे क्या होगा, ये ट्रबल्स का स्पिल ओवर इफेक्ट आ सकता है इंडिया पे भी। सो दैट इज वाई इंडिया इज कंसर्न। Build upon the strong, comprehensive global strategic partnership. This is the way forward that the world's oldest and most populous democracies continue to share. तो हमें कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने चाहिए, जैसे अफगानिस्तान में भी अभी हमने कॉमन कुछ इंडिया और यूएसए की कॉमन अप्रोच क्या होगी उस पर डिस्कशन किया है, आगे देखते हैं। सेकंड, जो डिफरेंसेस हैं उनको भी आयरन आउट करना जरूरी है। शेयर्ड वैल्यूज एंड चेंजिंग वर्ल्ड,
तो वी शुड एम्फसाइज ऑन दिस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, दिस कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट। अब ये सवाल है 2019 या 20 का है ये, व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन इनटू द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स? इज द वॉशिंगटन इज स्टिल अनेबल टू फाइंड फॉर इंडियाज पोजीशन इट्स ग्लोबल स्ट्रैटेजी? अब सी, पहला जो कीवर्ड है वो है फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन क्यों आता है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन में। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को अभी ग्लोबल स्ट्रेटजी में स्ट्रॉन्ग पावर क्यों नहीं मान पाता है, विच वुड सेटिस्फाइड इंडियाज नेशनल सेल्फ एस्टीम एंड एम्बिशन, बिकॉज इंडिया के भी सेल्फ एस्टीम है, इंडिया की भी एम्बिशंस है। तो इसको सूटेबल एग्जाम्पल से कुछ बताने की कोशिश करिए। आपको क्या बताना है, फ्रिक्शन क्यों हो रहा है इंडिया और यूएसए के टाइज में, रीजंस क्या है, कॉजेज क्या है। सेकेंड, जो इंडिया है, शुरू में इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो जो वर्ल्ड पावर है ना, स्पेशली वेस्टर्न पावर, ये इंडिया को उसी लेंस से देखती है जो आज से 25-30 साल पुराना है। जैसे हमारा आईएसआरओ ने मार्स मिशन सक्सेसफुली किया था, तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, उसने इसको ऐसे कवर किया था कि एक बाहर काऊ खड़ी हुई है और ये एक इलीट क्लब है और इंडिया वहां पे नॉक कर रहा है। तो दिस इज देयर परसेप्शन, और इसी परसेप्शन से प्रॉब्लम होती है। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, इंडिया इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, एवरी नंबर, इंडिया के जो नंबर्स हैं, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। तो इसलिए अब जरूरी है कि यूएसए भी अप्रोच चेंज करे। तो कुछ सूटेबल एग्जांपल्स देखिए अभी हाल रिसेंट टाइम में 5-10 ईयर्स में क्या हुए हैं, और ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। फ्रिक्शन के पॉइंट्स क्या हैं, और इसमें सवाल भी पूछा है विच वुड सेटिस्फाई इंडियाज नेशनल सेल्फ एस्टीम एंड एम्बिशन। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, वैक्सीनेटिंग द यंग, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज वैक्सीनेशन ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन। सी, पहली जो प्रायोरिटी थी वैक्सीनेशन में, वो हमने उनको वैक्सीनेशन दिया जो ज़्यादा वल्नरेबल है, जो 60 प्लस थे, इनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। तो सबसे पहले हमने 60 से ज़्यादा के जो हैं उनको वैक्सीनेशन दिया। जो फ्रंटलाइन स्टाफ है वो ज़्यादा रिस्क पे है एक्सपोजर टू वायरस, तो पहले हमने इनको वैक्सीनेशन दिया। फिर हमने ग्रेजुअली 45 प्लस के लिए ओपन किया, फिर हमने 18 प्लस के लिए ओपन किया। बट अब बात है, बच्चे भी वल्नरेबल हैं वैक्सीनेशन पे, बट जो बच्चे हैं ना, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, तो वायरस का बहुत बड़ा थ्रेट नहीं आएगा उन पे, रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होगा। बट स्टिल चिल्ड्रन इम्पैक्ट नहीं होंगे, बट चिल्ड्रन कुड एक्ट एज अ कैरियर। चिल्ड्रन स्कूल जाएंगे, स्कूल्स ओपन है, तो स्कूल से वो वायरस को कैरी करके घर पे भी ला सकते हैं, और फिर घर पे सब हैं, एल्डर्स भी हैं, सो दे विल गेट इन्फेक्टेड। सो दैट इज़ वाई चिल्ड्रन को भी इन वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है। Children are at the least risk of hospitalization and death from COVID-19, but capable हैं being infection carriers, putting older caregivers at risk. So that is why schools open करना है, हमें ज़रूरी है चिल्ड्रन को भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लाएं, अगस्त तक आ जाएगी, और उनको भी दें। बट प्रायोरिटी अभी भी एडल्ट्स ही होना चाहिए, बिकॉज जब तक वैक्सीनेशन शॉर्टेज है, प्रायोरिटी शुड बी एडल्ट्स। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट द विंग्स ऑफ पेगासस, द इपोक ऑफ साइबर वेपन्स। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर M.K. नारायण साहब ने। सी, पेगासस हमने देख लिया, सर्वेलेंस का है और काइंड ऑफ साइबर वेपन है। बट पेगासस इज नॉट वन स्टैंड अलोन केस, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे साइबर वेपन यूज किए गए हैं, with their use not only during a conflict but even during peace time। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे तो अटैक्स होते हैं जब वॉर चल रही है इस टाइप का, बट जब पीस टाइम है तब भी साइबर वेपन्स यूज होते हैं। इवन जो फ्रेंडली है, जैसे यूरोप है, यूरोप के बहुत सारे लीडर्स हैं, एंगला मर्कल है, मैक्रॉन है, तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे चार्जेस लगे थे कि उन्होंने इनके अकाउंट पे भी स्नूपिंग किया, इनके अकाउंट्स जो है उस पे भी एस्पियोनेज किया। तो ड्यूरिंग पीस टाइम और इवन फ्रेंडली कंट्रीज में, फ्रेंडली जो पीपल हैं, स्टेट उधर भी सर्वेलेंस होते हैं और साइबर वेपन्स यूज होते हैं। तो ये एक टिपिंग पॉइंट आ रहा है, जो वॉरफेयर है उसका नेचर चेंज हो रहा है, अभी नए एज के वेपन्स आ रहे हैं। मूर्स का लॉ है कि डेमोक्रेटाइज होगा कंप्यूटिंग, बिकॉज ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जाएंगे और जो टेक्नोलॉजी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्ती होती जाती है, तो एक्सेस टू कंप्यूटिंग बढ़ेगा। इंटरनेट जो आया है इसने डेमोक्रेटाइज कर दिया है पूरे वर्ल्ड को। अब एक टैप पे वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास है। इंटरनेट ओपनड अ होल न्यू एवेन्यू फॉर कम्युनिकेशन, और सब लोग अभी ऑनलाइन आ रहे हैं।
तो इंडिविजुअली आप उनको टारगेट कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस है आपके पास एवरी सिंगल इंडिविजुअल का। ऑल दिस इज कमिंग एट अ प्राइस, बट इससे प्राइस पे कर रहे हैं। प्राइस कौन सी पे कर रहे हैं? प्राइवेसी। योर प्राइवेसी एज इज एट रिस्क। और साइबर फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट पे जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी चीज को अभी हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कि ये लोग क्या करते हैं, गलिबल जो होते हैं ना, या तो बच्चे हैं, नए लोग हैं, या फिर जो एल्डरली हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है इंटरनेट का, उन पे होते हैं ये फ्रॉड्स। Cyber is often touted as the fifth dimension of warfare. Note it down. CDS. Addition to land, sea, air, space. तो जब हम आर्म्ड फोर्सेस का देखते हैं तो लैंड वाली वॉर तो सबसे पुरानी है, जिस लैंड पे वॉर होती थी। फिर सी वॉर आई, फिर एयरप्लेन आया तो एयर वॉरफेयर आ गया, फिर अब स्पेस वॉरफेयर भी आ गया था। अभी जो नया डायमेंशन आया है, फिफ्थ डायमेंशन, वो है साइबर वॉरफेयर। सो व्हाट ऑल आर द वॉरफेयर के डायमेंशंस? लैंड, सी, एयर, स्पेस, और द न्यू वन इज साइबर। यहाँ कुछ टर्म्स भी दिए हुए हैं, जैसे जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होता है। सी, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज 10, विंडोज 11 भी आ रहा है। तो विंडोज 10 का जो ऑफिशियल है, जो उन्होंने कोड्स बनाए, तो एक होते हैं एथिकल हैकर भी। इन्होंने कुछ फ्लॉ निकाला विंडोज के ओएस में, फ्लॉ निकाला। और इस फ्लॉ को, जैसे बग फाइंड करने का होता है ना, जिसपे अवार्ड काफ़ी पैसे भी देती है, रिवॉर्ड्स भी होते हैं, तो ऐसे एक फ्लॉ आया जो ऑफिशियल जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम है उसको बताया गया। तो ये वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हो गई है, किसी रिसर्चर ने फाइंड किया। अब उस वल्नरेबिलिटी को पैच करने में विंडोज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, और ये जो गैप रहेगा, उस गैप को ये जो साइबर अटैक वाले होते हैं वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी टाइमलाइन। कि वल्नरेबिलिटी डिस्कस हुई, वल्नरेबिलिटी वेंडर के पास गई, अब वेंडर को फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो पैच डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सारे कंप्यूटर्स उसको अपडेट करेंगे, दिस विल टेक सम टाइम। और इस गैप का, इस ड्यूरेशन का जो हैकर्स होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड जीरो डे वल्नरेबिलिटी। यहाँ कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे प्रीलिम्स में कई बार सवाल आए हैं कि कोई जैसे रैंसमवेयर अटैक था, ये क्या है, साइबर फ्रॉड है, व्हाट इज दिस। तो 2007 से ये कुछ इंपॉर्टेंट अटैक्स हुए हैं। जैसे एस्टोनिया में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ था, इस पे भी आपने सवाल तैयार किया है अप्रैल में। क्रिटिकल, मेजर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं इंडिया में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रिड लाइंस है, ट्रैवल है, रेलवेज है, बैंकिंग है, शेयर मार्केट्स हैं, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस पे फिर अटैक हुआ। फिर स्टक्सनेट अटैक हुआ था कुछ टाइम बाद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, ये भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर शैमून वायरस अटैक हुआ था सऊदी में, ये जो ऑयल की कंपनी है अरामको, इन 2012 में। 2016 में यूक्रेन में अटैक हुआ पावर ग्रिड पे। फिर एक ये रैंसमवेयर आया था। रैंसम मतलब वसूली करना, कि आपका कंप्यूटर हैक कर दिया है, आपको अनलॉक कराना है तो इतने पैसे दो। रैंसमवेयर अटैक आया था। दिस इज अफेक्टेड मशीन एज मेनी एज 64 कंट्रीज। फिर ये वानाक्राई आया था, प्रीलिम्स का सवाल है, सेम ईयर में यूके नेशनल हेल्थ सर्विसेज पे आया। फिर अटैक आया आयरलैंड के हेल्थ केयर सिस्टम पे। अभी कुछ ही दिन पहले यूएसए में सोलर विंड्स अटैक आया था, साइबर अटैक था। पाइपलाइन पे भी अटैक हुआ, जेबीएस पे। तो ये जो नाम देखे ना, सोलर विंड्स, वॉनाक्राई, स्टक्सनेट, रैंसमवेयर, स्टक्सनेट, ये सारे नाम्स हमें भी पता होने चाहिए पिछले 5-10 साल में जो हुए हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या करें? हम अक्सर बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट एआई इज अगेन सब्जेक्ट टू कॉम्प्रोमाइज। ये कोई पेनेशिया है नहीं। केवल एक ही सॉल्यूशन है साइबर अटैक से बचने का, वो ये है पीपल का अवेयरनेस। अब साइबर एक्सपर्ट से बात करो, कभी भी, जैसे कंपनीज में भी आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं, तो हमेशा जो प्रॉब्लम आती है ना, 99% उसका रीज़न ये होता है कि जो यूज़र है, ह्यूमन जो है, वो गलती करता है। मशीन्स गलती नहीं करती, जो यूज़र है, ह्यूमन है, वो गलती करेगा। ऑफिस के कंप्यूटर पे वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स खोलेगा जो नहीं खुलनी चाहिए, तो ऑब्वियसली उसका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाएगा। और एक बार इन्फेक्ट उसका कंप्यूटर हुआ तो वो पूरे ऑफिस का जितने भी कंप्यूटर्स लिंक्ड हैं वो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो द पॉइंट इज एजुकेशन प्लस अवेयरनेस प्लस साइबर एजुकेशन होना ज़रूरी है। जैसे चिल्ड्रन को भी हम बताएं कि इंटरनेट पे नेटिकेट्स क्या होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सोशल मीडिया में देखते हैं, व्हाट्सएप वगैरह में इतने सारे फ्रॉड्स, फेक्स, अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आते हैं। हाउ टू डील विद देम? वी नीड टू अवेयर, एजुकेट पीपल। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स, 2020 का सवाल है।
मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट दिस menace। अब इसमें पहले आप बताओ साइबर क्राइम्स क्या है ना। इसका भी मैं एक पीडीएफ और एक साइट लिंक शेयर करूंगा। डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स क्या हो सकते हैं, जैसे फिशिंग क्या होता है, विशिंग क्या होता है, वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स क्या है और इसके लिए क्या लॉज हैं, क्या मेजर्स होने चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, डू इट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट द लॉन्ग रोड टू विनिंग द बैटल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। आज 30 जुलाई है, मतलब कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन वर्ल्ड डे है ये। ट्रैफिकिंग क्या होती है? ट्रैफिकिंग में बॉन्डेड लेबर हो सकता है, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू दिस सेक्सुअल होता है, ट्रैफिकिंग में एक्सप्लॉयटेशन होता है, फोर्स लेबर होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, बैगिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ट्रैफिकिंग। देन फोर्स्ड मैरिजेज हैं, मिक्स्ड फॉर्म्स हैं, बेबी सेलिंग ये भी एक होता है, बेबी सेलिंग, रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, किडनी निकाल ली जाती है, अदर एंड अननोन। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब ट्रैफिकिंग है। डिटेल्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अमंग डिटेक्टेड ट्रैफिकिंग सिस्टम 2018 और मोस्ट रीसेंट। इसके लिए भी वॉइस रेज करना है, एजुकेशन करना है, लॉज होने चाहिए। तो ये जो इन्फोग्राफिक्स है ना, ये है UNODC, ट्विटर में बड़े अच्छे इन्होंने पोस्ट किए, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब इसका नंबर देखें तो वल्नरेबल कौन है? 20% मैन, 46% विमेन, देन चिल्ड्रन भी। शेयर्स ऑफ डिटेक्टेड विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। फंडामेंटल राइट्स में क्लियरली बताया है कि बॉन्डेज लेबर, बंधुआ मजदूर और एनी काइंड ऑफ ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन, विमेन, whosoever विल नॉट बी अलाउड। कोरोना वायरस हुआ तो इससे इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रही है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स का ही ये जो वल्चर्स है ना, ये इसका फायदा उठाते हैं। कोरोना वायरस के कारण रिजल्टेड इन लॉस ऑफ इनकम हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण फैमिलीज अभी प्रेशर में आ गई है, रिड्यूस्ड कैपेसिटी है टू केयर फॉर चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रन ऑर्फन भी हो गए हैं। तो ये वल्नरेबल हो गए हैं, और जहाँ वल्नरेबिलिटी होती है ना, तो फिर उसका फिर एक्सप्लॉयटेशन होना चालू हो जाता है। स्कूल्स जो होते थे वो एक चेक थे चाइल्ड ब्राइड, चाइल्ड मैरिज के लिए, बट स्कूल्स भी बंद है। तो हमने ये देखा था न्यूज़ में कि जो चाइल्ड मैरिज है उसके भी केसेस बढ़ गए, तो विच इज़ अगेन अ कॉज ऑफ वरी। ट्रैफिकर्स जो होते हैं, दीज आर वल्चर्स, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑनलाइन टू एंट्रैप विक्टिम्स। ऑनलाइन ऑनलाइन आप किसी से बात कर रहे हो, यू आर चैटिंग, यू आर सम, इट इज नॉट ट्रू। अंडरस्टैंड दिस थिंग, सम ऑफ यू आर वेरी यंग, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऑनलाइन जो होता है, यहाँ पे ऐसे विक्टिम्स एंट्रैप किए जाते हैं, इंक्लूडिंग बाय एडवर्टाइजिंग फॉल्स जॉब्स ऑन सोशल मीडिया। मैसेज आया 5 दिन में ये हो जाएगा, पैसे डबल लाइक दिस, ये जॉब हो जाएगा, 10 दिन में ये सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स है, ये एस्टेब्लिश की गई है हर डिस्ट्रिक्ट में। दिक्कत आती है इम्प्लीमेंटेशन में, सो वी शुड वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन, वी शुड वर्क ऑन मॉनिटरिंग दैम। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, इसके जो केसेस होते हैं वो पेंडिंग होते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट जस्टिस हरिड भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट इज जस्टिस बरिड। बट वी नीड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। मॉनिटरी सपोर्ट दें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, एजुकेशन प्लस अवेयरनेस दें, ये ज़रूरी है विक्टिम्स को बचाने के लिए। और ये जो ट्रैफिकिंग है इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। देन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, सो दिस वॉज दिस आर्टिकल। नेक्स्ट है, आर द तालिबान रिटर्निंग टू काबुल, अभी तो यही हालत लग रहा है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, सी कंपलसरी वैक्सीनेशन कर दें हम लीगल, बट ये अगेन राइट टू लाइफ के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा, बिकॉज एक इंसान है, उसको अपनी बॉडी का पूरा राइट मिला हुआ है। तो अगर स्टेट जबरदस्ती उसको वैक्सीनेशन देगा तो वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है। क्या ये वॉयलेट तो नहीं कर देगा किसी फंडामेंटल राइट को? द आंसर इज नो। सी एक केस जो हम अक्सर देखते हैं वो है जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसने बोला है रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन प्राइवेसी, प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, बट इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं अगर वो इस 3 pronged टेस्ट को पास कर ले। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, अगर वो 1 2 3 इस टेस्ट को पास कर लेता है तो वो रिस्ट्रिक्शन ओके है, अल्ट्रा वायर नहीं होगा। पहला रिस्ट्रिक्शन, पहला जो है कि जो रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द लॉ। आपको प्राइवेसी का अगर इंटरवीन करना है तो वो लॉ के विद इन होगा। जैसे आधार आया था, आधार आया है बाय लॉ, जिसमें आपके बायोमेट्रिक्स कलेक्ट होते हैं,
तो प्रोवाइडेड इन द लॉ होना चाहिए। सेकेंड, रिस्ट्रिक्शंस मस्ट हैव अ लेजिटिमेट एम। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो तो उसका एक एम होना चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन में ये जो एम है 1897 का एपिडेमिक डिसीज एक्ट, ये लॉ हो गया और एम हो जाएगा कोविड को कट करना, कोविड के स्प्रेड को कट शॉर्ट करना। थर्ड होगा रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट परस्यूड, मतलब डिसप्रोपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। तो अगर इन तीनों पॉइंटर्स को देखें जो पुट्टा स्वामी केस में बताए थे, तो अगर हम कंपलसरी वैक्सीनेशन करेंगे तो वो ये भी टेस्ट पास करेगा, ये भी टेस्ट पास करेगा, ये भी टेस्ट पास करेगा। द आंसर इज वैक्सीनेशन इज गुड। देन दिस इज फर्स्ट वेव ट्रिगर्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब आप काम तो इतना ज़्यादा कर सकते हो, डिजर्व करते हो, बट आपको उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है। जैसे बहुत सारे एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, पीजी कर रखा है, बट नौकरियां ही नहीं है, तो फिर उनको ग्रेड 3 ग्रेड 4 जो भी नौकरी मिले उस पर अप्लाई करना पड़ रहा है, तो दे आर काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयड। देन सुप्रीम कोर्ट स्विंग्स इनटू एक्शन आफ्टर जजेस डेथ। कन्वर्जेंस है इन यूएस इंडिया पोजीशन ऑन अफगानिस्तान। नाउ दिस इज रियली गुड। न्यू दिल्ली वोंट एक्सेप्ट आउटकम डिसाइडेड बाय फोर्स। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान ने अगर बाय फोर्स अफगानिस्तान को पूरा कैप्चर कर भी लिया तो न्यू दिल्ली उसको लेजिटिमाइज नहीं करेगा। लेट अस सी आगे क्या होता है। देन ये प्रिविलेज मोशन नोट प्रिपेयर किया था। क्लाउड बस्ट भी हमने पढ़ा है, एक ही जगह बहुत ज़्यादा बारिश कुछ ही टाइम पे हो जाना। डिक्लेयर मोरेटोरियम ऑन यूज ऑफ पेगासस। करियर करें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। लोकसभा ने पास किए इंपॉर्टेंट बिल्स बिना डिबेट के, तो दिस इज अ डिफीट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, एग्जीक्यूटिव्स भी, और ओपोजिशन इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। देन दिस इज की नेसल वैक्सीनेशन आ रही है। अब जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है ना वो 11 लैंग्वेजेस में होंगे और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। 5 इंडियन लैंग्वेजेस है यहाँ पे, विच इज़ अगेन गुड। यू नो व्हाट, जैसे हम पहले हमारी अप्रोच ये रही थी कि इंडिया में एजुकेशन स्टार्ट हुआ ना मैकॉले और इससे पहले से, तो इससे बाद में हमने इस बात पे कन्वर्जेंस किया कि जो रीजनल लैंग्वेज है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। मदर टंग, जैसे मोस्ट हम इंग्लिश भी समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, बट इंग्लिश जो है ना ये इन दी एंड हमारी सेकेंड लैंग्वेज है मोस्ट ऑफ अस की। प्राइमरी लैंग्वेज जैसे जो हमारी ये हिंदी है या कोई रीजनल लैंग्वेज है, हम कभी देखना इसमें चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। तो द पॉइंट इज इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स हैं इस पे भी अगर हम रीजनल लैंग्वेज पे भी डेवलपमेंट करें तो वो भी इट्स अ गुड थिंग, और यही चीज़ एनईपी में भी कहा था। तो ये अब एग्जीक्यूट हो रहा है कि इंजीनियरिंग अभी रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा। गुड। बट अब अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, ये सब भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। देन दिस इज ईरान न्यूक्लियर टॉक्स कांट गो ऑन इनडेफिनेटली। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टफ स्टांस बना रहा है। ये जो न्यूक्लियर टॉक थी ना ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया था। ओबामा, ओबामा मतलब डेमोक्रेट, ओबामा के बाद आ गया ट्रम्प, ट्रम्प मतलब रिपब्लिक, तो न्यूक्लियर जो टॉक्स थी उसको उसने कैंसिल कर दिया। अब फिर से आ गए हैं डेमोक्रेट मतलब ओबामा, तो न्यूक्लियर टॉक फिर से ऑन होने की बात थी, बट इनडेफिनेटली नहीं होगा। सी अगर ये ईरान जो एक कंट्री है ना, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो जाए और ईरान में एक प्रॉपर फंक्शनिंग गवर्नमेंट आ जाए, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी हट जाए, तो इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा। हमारी जो पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी है, अफगानिस्तान का रीच है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस एक ईरान का इशू रिजॉल्व हो जाए। तो हमारे लिए अच्छा होगा अगर ये न्यूक्लियर डील होगी। टर्की कोर्ट्स बाइडेन विद ऑफर टू प्रोटेक्ट काबुल एयरपोर्ट। टर्की कोर्ट्स बाइडेन, काबुल में जिस तरीके से अफगानिस्तान से यूएस मिलिट्री पुल आउट हुआ है तो वो यूएस की तो इमेज बहुत बुरी तरह खराब हुई है, प्लस इससे जो आसपास के कंट्रीज हैं ना वो भी ट्रबल में आ गए। चाइना अक्यूजेज यूएस ऑफ मेडलिंग इन इट्स अफेयर्स। चाइना और यूएसए में बन नहीं रही है। ट्यूनीशिया में भी दिस स्प्रिंग रिवॉल्यूशन, आर्मेनिया में भी फाइट है। देन फ़लस्तीन, आर्मेनिया और अज़रबैजान में अभी फाइट हुई थी। हाई फिस्कल बोरोविंग्स वोंट क्राउड आउट प्राइवेट सेक्टर। सी ये दो टर्म समझते हैं हम, क्राउड आउट और यहाँ पे लिखा हुआ है क्राउड इन। क्राउड आउट एंड क्राउडिंग इन। सी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि सरकार जो पैसा लगाती है इकोनॉमी में उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जैसे सरकार ने ये रोड्स बना दिया, सरकार ने हाईवेज बना दिया, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास लोगों की शॉप्स होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, प्राइवेट सेक्टर भी अपना पैसा यहाँ पे लगाएगा।
तो इसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग इन। मतलब गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया, अब उस पे और भी प्लेयर्स आने लग गए, इन्वेस्टमेंट आने लग गया, तो भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, क्राउड इन। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगा दिया है कि प्राइवेट सेक्टर उसको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा और प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो जाता है, तो वो वहां पे प्राइवेट सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है। तो ये बोला गया है कि हाई फिस्कल बोरोविंग क्यों चाहिए, बिकॉज खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी हुई नहीं, तो पैसा कहीं से तो लाना पड़ेगा, तो वो पैसा होता है उधार। तो फिस्कल बोरोविंग सरकार कर रही है। बजट जो आता है ना हर साल, वो डेफिसिट बजट ही आता है, और जो डेफिसिट होता है उसको हम बोरो करते हैं। तो हाई फिस्कल बोरोविंग वोंट क्राउड आउट प्राइवेट सेक्टर, ये सीईए ने बताया है कि इससे प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट नहीं होगा, विच इज गुड। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर कृष्णमूर्ति ने ये बात कही। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो आगे करना जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अपटर्न वी शेप्ड बट स्मॉल फर्म्स अर्बन पुअर हिट हार्डर। वी शेप्ड रिकवरी से ज्यादा ये के शेप्ड रिकवरी दिख रही है। के शेप्ड रिकवरी क्या होती है कि कुछ सेक्टर तो रिकवर होके ऊपर पहुंच गए और बाकी जो सेक्टर है वो पिट के नीचे आ गए, तो दिस इज के शेप्ड। वी शेप्ड में सब ऊपर जाने थे, नीचे पिटे और फिर इसके बाद ऊपर आ गए। के शेप्ड में सम सेक्टर विल गो अप, सम विल गो डाउन। ओवर द टाइम इनका कन्वर्जेंस हो जाएगा, बट के शेप्ड ज्यादा लग रही है यहाँ पे। इन्फ्लेशन टू डिप बिलो 6%, होपफुली 5 to 6% रेंज में होगा, ये बात भी सीएए ने कहा है। यूएस की जीडीपी भी क्लाइम हो रही है 6.5%, बॉयड बाय कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। टीवीएस अब जो नेक्स्ट टाइम आ रहा है ना, वो इंटरनल कंबशन इंजन का जमाना गया, अब आएगा ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। कॉग्निजेंट है, रुपी भी हाई हुआ। फेस्टिवल्स और वेडिंग्स से क्या होता है, गोल्ड, इंडिया लव्स गोल्ड, और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया कि सेल्स बढ़ रही है डब्ल्यूजीसी की। ये किया है टॉप पोल्स फॉर डीलर सेटिस्फेक्शन विद ओईएम्स, और ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। सी, ये जो नेम है ना प्लेयर्स के, अभी इनको जस्ट देखते जाते हैं, इसको नोट्स में हम तब इंक्लूड करेंगे जब ओलंपिक का फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे कि किस प्लेयर ने क्या जीता, कौन सा इवेंट जीता, क्या परफॉर्मेंस था, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अभी जो बीच में है ना कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, लेट्स इग्नोर, जस्ट कीप अ टैब। जैसे ही फाइनल जीतेंगे हम या कोई इवेंट का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जैसे मीरा बाऊ ने अभी जीत लिया था सिल्वर, तो ऐसे जब रिजल्ट आ जाएगा ना तब हम उसकी बात करेंगे। ओके, देन मैरी कॉम मेक्स अ ड्रामेटिक एग्जिट फ्रॉम ओलंपिक्स। इंडिया अभी क्वार्टर फाइनल में आ गया है, ये बड़ा अच्छा आर्चरी में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 2012 में गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन, परफेक्ट 10, लेट अस सी। सिंधु से भी अपॉर्चुनिटी है। देन क्रिकेट हम अच्छा नहीं खेले, दीज आर स्विमर्स। ओके, दिस इज जिमनास्ट, दिस इज जिमनास्ट। सो ये था द हिंदू। देन ये इंडियन एक्सप्रेस है, यहाँ पे भी रिजर्वेशन की बात है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। देन ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी दिख रही है, इतने सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। देन दिस इज असम गवर्नमेंट, और दिस इज लोन स्पेक्टेटर। अब सी, ये अतानु है और उनकी वाइफ है दीपिका कुमारी। बोथ आर दिस आर्चर्स, बोथ आर डूइंग रियली गुड। Then this is NEET and All India quota. What to make of IPO rush? इक्विटी बबल बस्ट होने वाला है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। जयपुर का दिस अमागढ़ फोर्ट, पेगासस का नाइटमेयर है। बैंकिंग ऑन ट्रस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, एक तो बॉडी होती है, इस बॉडी का नाम याद रखना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो अभी जैसे हमने देखा था ना, बहुत सारे बैंक्स फेल हो गए थे, तो बैंक्स फेल हुए, आपने वहां पे पैसा जमा कराए, तो उस पैसे का क्या होगा। पहले एक इंश्योरेंस होता था 1 लाख रुपए का, कि बैंक में जितना पैसा है अगर बैंक फेल हो गया तो 1 लाख रुपए आपको ये डीआईसीजीसी आपको दे देगा, तो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। बट ये 1 लाख कम है, तो 1 लाख को बढ़ा के अब कर दिया है 5 लाख। तो 5 लाख रुपए का हर किसी को इंश्योरेंस है। आपके बैंक में से 7.5 लाख रुपए रखें, बैंक फेल हो गया, तो कम से कम 5 लाख रुपए तो आपको डीआईसीजीसी इंश्योरेंस के थ्रू दे देगा। इस एक चीज से 98.3% जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, 5 लाख से कम ही है, 98.3 वाले परसेंट है, वो कवर हो गए। 50.9% ऑफ ऑल डिपॉजिट्स बाय वैल्यू, तो दिस इज सम रिलीफ। पहले ये लिमिट 1 लाख थी, अब ये लिमिट बढ़ के हो गई है 5 लाख। बॉडी का नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन।
देन दिस इज फास्टर, स्ट्रोंगर एंड हैप्पियर। इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, फास्टर, स्ट्रोंगर एंड हैप्पियर। देन बियॉन्ड यस, नो और अ नंबर, विद दिस इज विदर वन नेशन वन पुलिस, वन नेशन वन पुलिस। हाउस अंडर सीज है, काम हो नहीं रहा है, ये है। चेंजेस हुए हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस लॉज में, 5 लाख रुपए का 90 दिन के अंदर बैंक अगर फेल होता है तो आप वहां से इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। देन सीसीआई चेयरमैन है, डाइवेस्टमेंट हो रहा है। नाउ लुक एट दिस नंबर। पिछले कुछ टाइम से ऑल्दो पीएलएफएस का डेटा तो अच्छा था नहीं, बट इकोनॉमी में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ ही सेक्टर में बढ़ रही है, सब सेक्टर में नहीं। पहली बात तो इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है, इस बात का इंडिकेटर क्या होता है, ये नाम याद रखना है। इंडिकेटर मतलब जैसे हमें बोलना है इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बट ऑन व्हाट बेसिस? दिस इज द बेसिस। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। ई वे बिल्स ज्यादा आ रहे हैं, इकोनॉमी इज डूइंग गुड। व्हीकल रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब लोग व्हीकल खरीद रहे हैं, इकोनॉमी इज डूइंग गुड। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, मतलब कारखाने चल रहे हैं, इकोनॉमी इज डूइंग गुड। रेल फ्रेट बढ़ रहा है, मतलब सामान का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गुड। पेट्रोल कंजम्पशन हो रहा है, विच इज ऑल्सो गुड। तो ये सब क्या है? दीज आर इंडिकेटर्स। वेन एवर यू हैव टू से कि इकोनॉमी इज डूइंग गुड और बैड, फोकस ऑन दीज इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स पिक्चर बताते हैं कि इकोनॉमी क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। मेजर जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वो है हेल्थ केयर एंड फार्माक्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल सर्विसेज, ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। तो ये जो एरियाज है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और ये इंडिकेटर्स हैं कि इकोनॉमी इज डूइंग गुड। देन वी शेप्ड रिकवरी अभी भी बोल रहे हैं सीए। वर्ल्ड में हम देखें तो चाइना स्टेप्स अप पोर्ट ड्राइवर चेक्स आफ्टर न्यू वायरसेस, वायरसेस के केसेस आ रहे हैं। तालिबान में सी एट्रोसिटीज एंड दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। देन दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स, दिस इज स्पोर्ट्स। फाइनल बेल फॉर द आइकन, मैरीकॉम लॉस 3-2 बॉक्सिंग। यहाँ एक्चुअली बॉक्सिंग में 40 साल से ज़्यादा को नहीं लेते एंड शी इज़ नाउ 38। तो अब हम हिंदी में आते हैं। हिंदी में अभी कल ही हमने पढ़ा था कांजीवरम के बारे में। परंपरागत रूप से जो कांजीवरम साड़ी है ये बनती है शहतूत के रेशमी धागों से, हाथ से बुना जाता है। तो दैट इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें शुद्ध सोने या चांदी की जरी प्रयोग होती है, महत्वपूर्ण गुणवत्ता प्रदान करती है। अब जो फैब्रिक है ना, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, हमारे यहाँ कॉटन प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है, ब्लैक सॉइल। ब्रिटिशर्स जो आए थे वो टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंडिया पे उन्होंने लेसन्स भी लर्न किए, बिकॉज इंडिया एक दिन पे टेक्सटाइल का वर्ल्ड लीडर माना जाता था, टेक्सटाइल कपड़ा। तो ये जो टेक्सटाइल है जैसे कांजीवरम है, इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेटर, कि ये किस पर्टिकुलर जगह की साड़ी है। तो ये जैसे कुछ साड़ियाँ हैं जिनका जीआई टैग मिला है, इनको हम क्विकली देखते हैं। चंदेरी साड़ी प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था। तमिलनाडु की है कंडागी साड़ी, थिरुभुवनम, कोवई कोरा कॉटन साड़ी, ये तमिलनाडु की है। उत्तर प्रदेश में बनती है बनारस ब्रोकेट, ब्रोकेट ऐसे प्रिंट होता है उसमें। देन कर्नाटका की है इलकल साड़ी, मोलक्का कलमुरु साड़ी। आंध्रा में है उपदा जामदनी, वेंकटगिरी और मंगलगिरी। केरल की है बलरामपुरम, कासरगोड, कासरगोड एंड कुथमपल्ली। तेलंगाना में गढ़वाल है, पोचमपल्ली इज वेरी फेमस, पोचमपल्ली इकत। मध्य प्रदेश में चंदेरी है और माहेश्वर है। उड़ीसा में उड़ीसा इकत है, बोमकाई है, हबसपुरी है। पश्चिम बंगाल में शांतिपुर, बलचुरी, धनियाखली। देन महाराष्ट्र में पैठानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पैठानी और करवात कटी साड़ी एवं कपड़े। छत्तीसगढ़ में चंपा सिल्क मिलता है और गुजरात की है सूरत जरी क्राफ्ट एंड पटोला साड़ी। ये जितने भी नाम देखे हैं ना, इन सबको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, तो इनके नाम पता होने चाहिए। ये एक मैप भी है, इसको भी हम क्विकली देखते हैं। जैसे नॉर्थ में यहाँ पे मिलता है पश्मीना, पश्मीना, पश्मीना क्या है बताइए? वुल है या फिर फैब्रिक, क्या किस टाइप का फैब्रिक है? गोट, दिस इज पश्मीना। ये हिमाचल है, दिस इज कुल्लू, कुल्लू शॉल। पंजाब में फुलकरी होती है, उत्तराखंड में होती है पंचाचुली वीव, हरियाणा में पंजा वीव होता है। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी, प्रीलिम्स का सवाल है, चिकनकारी। बिहार में है भागलपुरी, सिक्किम में है लेपचा, लेपचा ट्राइब भी है यहाँ पे। असम का मूगा सिल्क, अरुणाचल में अपतनी, अभी ट्राइब्स पड़ी थी ना, अपतनी ट्राइब्स है अरुणाचल की। नागालैंड में नागा शॉल है, फिर मणिपुर में फनेक है, मिजोरम में पुनास है,
मेघालय में इरी है, त्रिपुरा में पचरा है, वेस्ट बंगाल में जामदनी, झारखंड में कुछाई, उड़ीसा की संबलपुरी, छत्तीसगढ़ की कोसा, तेलंगाना की पोचमपल्ली, आंध्रा में कलमकारी, प्रीलिम्स का सवाल है कलमकारी, तमिलनाडु में कांजीवरम। डरना नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। दिस इज केरला का कसावू, कर्नाटका का मैसूर, गोवा का कुनबी, महाराष्ट्र का भी पैथई, मध्य प्रदेश की चंदेरी, गुजरात की है ये बंधनी, और राजस्थान की है ये शीशा शीशा, और ये हरियाणा हो गया। तो इसको 2-3 बार देखिएगा, ये भी मैं शेयर कर दूंगा अभी टेलीग्राम पे, और यू विल रिमेंबर। ओके, अब ये सी सेट है, बड़ा आसान है। HCF निकाल लेते हैं, 80, 144 और 368 जो लीटर पेप्सी, माजा और स्प्राइट था। HCF आ गया 16। तो माजा के कितने कैन होंगे? 80 डिवाइडेड बाय 16, 144 डिवाइडेड बाय 16 पेप्सी हो गया, 368 बाय 16 हो गया स्प्राइट। तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल 37 कैंस बनेंगे। ये भी बड़ा आसान है, HCF निकालिए। अब इस टाइप के सवाल होते हैं ना, तो ये तो मीटर में, ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, मतलब ये हुआ 385 सेंटीमीटर, ये हुआ 700 सेंटीमीटर, ये हुआ 1295 सेंटीमीटर। बस HCF निकालिए, 700, 385 एंड 1295, दैट इज 35। ये भी बड़ा इजी है। लेंथ को अगेन आप सेंटीमीटर में सब निकाल लो, तो इसका HCF निकाल लो, दैट इज 48। तो नंबर ऑफ टॉइल्स, ये लेंथ ये ब्रेथ, दोनों को 48 48, दैट इज 117 इज द नंबर ऑफ टाइल्स फ्लोर। अब एवरेज निकालना है, सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंटिटी, दैट इज एवरेज। तो एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है 61। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर? हाईएस्ट और लोवेस्ट का नंबर बताइए। The mean of 50 observation 36 है. It was found later that an observation 48 था, वो wrongly taken as 23। तो mean मतलब एवरेज होता है, 48 को गलती से 23 लिख दिया था, तो ये डेटा भी गलत आया होगा। अब आपको बताना है करेक्टेड न्यू मीन क्या होगा। मीन टेम्परेचर मंडे टू वेंसडे 37 है, ट्यूसडे टू थर्सडे 34 है। टेम्परेचर ऑन थर्सडे था 4/5 दैट ऑफ मंडे, तो टेम्परेचर ऑन थर्सडे क्या होगा? इजी वन आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर सी सेट। ये सी सेट सॉल्यूशंस है। ये मैप एक बार आप अच्छे से देखिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक पैटर्न इंडिया। ये GI टैग है साड़ी का। देन ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है, दिस इज इंजीनियरिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस। ये 3 टेस्ट पास हो रहा है पुट्टा स्वामी केस का, दैट इज वाई जो वैक्सीनेशन है वो कंपलसरी हो सकती है। आज ट्रैफिकिंग डे है, वर्ल्ड एंटी ट्रैफिकिंग डे। दिस इज अबाउट साइबर सिक्योरिटी, इस पे सवाल तैयार करिए, और एक इस पे भी सवाल तैयार करिए। सो दिस इज 30th of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.